देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। देश के हर कोने से हर रोज लव जिहाद का मामला दिखाई पड़ता है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो यूपी के नोएडा से है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये लव जिहादी एक पत्रकार है और जिहादी हिंदी खबर न्यूज चैनल में काम करता है। जब सुदर्शन न्यूज ने हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने जिहादी को तत्काल एक्शन लेते हुए चैनल से निकाल दिया। आपको बता दें कि लव जिहादी ने नाम बदलकर पीड़िता से पहले शादी की और शादी के बाद हिंदू बेटी को प्रताड़ित करने लगा। हिंदू लड़की के साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाए और जब लड़की गर्भवती हो गई तो इस जिहादी ने हिंदू लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लव जिहाद की पीड़िता से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। चलिए आप भी सुनिए ये बातचीत। तो पेशा पत्रकार है, लेकिन लव जिहाद का शिकार ये बनाता है। प्यार किया, शोषण किया और उसके बाद जिहादी का ये क्रूर खेल देखने को मिला। अब लव जिहाद की इस पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज से न्याय की गुहार लगाई है। इस जिहादी का नाम है खालिद चौधरी। पेशा है पत्रकार, लेकिन किस तरीके से एक हिंदू लड़की को इसने अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाया और उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद उसको अकेला छोड़ दिया। हालांकि सुदर्शन न्यूज से जब इस पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई तो हमने इसका साथ देने का वादा किया है, क्योंकि जिस तरीके से इस जिहादी ने इस हिंदू बेटी के साथ बर्बरता की है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले देखने को मिलते हैं। हर राज्य में कहीं ना कहीं एक ना एक लव जिहाद का मामला हमारे सामने आता रहता है और इसी कड़ी में एक बार फिर एक हिंदू बेटी को जो है नाम बदलकर एक मुस्लिम युवक ने शादी करी। और क्या है पूरा मामला हम जानेंगे खुद पीड़िता की जुबानी। क्या है पूरा मामला, किस तरह से आपको लव जिहाद का शिकार बनाया गया, क्या करते थे आपके जो पति हैं, क्या है पूरा मामला? मैं उनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी। उनकी आईडी थी अयान के नाम से, तो उनसे मेरा फिर कांटेक्ट हुआ। तो वो मुझे जब मिले, पहली बार मुझसे मिलने दिल्ली आए थे, तो वहीं पे हमारे शारीरिक संबंध बने थे, जिसके चलते वो मेरी कुछ फ़ोटो भी अपने फ़ोन में ले गए थे मेरे मना करने पर भी। लेकिन वो फिर उसी फ़ोटो का हवाला देते हुए वो मुझे गाज़ियाबाद मिलने के लिए बुलाते रहे। गाज़ियाबाद में मुझे होटल में लेकर जाते रहे और संबंध बनाते रहे। मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई तो उन्होंने मुझे गर्भपात की दोनों बार दवाई खिला दी। लेकिन जब मैं तीसरी बार अभी अक्टूबर में ही प्रेग्नेंट हुई तो वो मुझ पर गाली गलौज देकर दबाव बनाने लगा कि तुम फिर से दवाई खा लो, मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने मना कर दिया तो उसने 3 सितंबर को मुझसे जाकर मंदिर में जयमाला डालकर सिर्फ शादी कर ली और शादी करने के बाद अपने पास रखा और फिर बच्चा गिराने का दबाव बनाने लगा, जिसके चलते मैं उसके घर से अपने घर आ गई। फिर मैंने अपने पास के थाने में कंप्लेंट दी। जो वहाँ पर आईओ थी हमारी, जो उन्होंने उसको नोटिस के थ्रू बुलाया, नोटिस के थ्रू आया तो वो वहाँ पर आकर अपनी गलती मानने लगा और मुझे वहाँ से फैसला करके 2 तारीख को ले गया। लेकिन 2 तारीख को ले जाने के बाद अपने घर पर वो मुझ पर दबाव बनाने लगा कि या तो मैं बच्चा गिरा दूं और या मैं उसकी दूसरी शादी होने दूं, निकाह होने दूं, क्योंकि उसके घर वाले मुझे मतलब कभी अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैंने उसकी दोनों ही बातें मानने से मना कर दिया। तो प्रेगनेंसी हालत में मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था, मुझे टॉर्चर करता था, जिससे मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है जिसमें आया हुआ है कि बच्चे को काफ़ी चोटें भी आई हुई थी। वो मुझे रोज़ दबाव बनाता था कि मतलब मैं उसे किसी भी तरीके से छोड़ दूँ। एक दिन मुझसे पेपरों पे साइन करा लिए कि हमारी कोर्ट मैरिज के पेपर हैं और मुझे उन पेपरों पे साइन करवाकर पहनने के कपड़े भी नहीं दिए और घर से निकाल दिया है। अब कहता है कि मैं तलाक ले चुका हूँ और शादी को शादी नहीं मानता। कहता है वो फर्जी शादी है, मैं अब तुझे रखना नहीं चाहता। अच्छा, वो करते क्या थे? जो हिंदी खबर चैनल के पत्रकार है, खालिद चौधरी नाम है उनका, और वो उसी ही चैनल की और मीडिया का ही, सत्ता का ही वो मुझे डराता है, धमकाता है। मुझे फ़ोटो दिखा कर डराता रहता है कि मेरे इतने ऊंचे ऊंचे संबंध है तो कुछ नहीं कर सकती है। मैं कल भी अपनी कंप्लेंट लेकर अपने थाने में गई थी, लेकिन थाने की आईओ भी नहीं सुनती है। वो भी शायद उसी के साथ मिली हुई है, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की है उनसे बात करने की, वो बात नहीं करती है। वो कहती है तेरे पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं बनती है। अच्छा, आपको कब पता चला कि वो हिंदू नहीं वो मुस्लिम है?
जब हमारे शारीरिक संबंध बन गए थे, जब मैं उनसे मिलने गई थी गाज़ियाबाद में, तभी उन्होंने बता दिया था। लेकिन वो किराए पे मेरे साथ नोएडा, ममूरा जहाँ पर भी रहे हैं, वो वहाँ पर नाम बदल के रहे हैं, अपना खालिद नाम नहीं बताते थे। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप अपना नाम क्यों नहीं बताते हो, तो कहता था अगर मैं उनको अपना नाम बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, मैं एक सोशल मीडिया का फेमस हूँ और मैं मतलब एक पत्रकार हूँ, इसलिए मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता किसी को। तो अपना नाम दीपक बताकर रहा है वो, खोड़ा में, ममूरा में, हम जितनी भी जगह किराए पे कमरा लेके रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू बेटियों को नाम बदल बदल कर जो है इस तरह से फंसाया जाता है। इनके साथ जो हुआ वो देश में और किसी बेटी के साथ ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये हम सबको लेनी होगी और हमें जागरूक होना होगा कि हमारी बेटियां जो है, जो हिंदू बेटियां हैं, उनको बचाना होगा। मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। खबर है यूपी के हरदोई से, जहां बघौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपी अपराध को गिरोह बनाकर अंजाम देता था, यानी कि ये जो आरोपी है वो अपराधों को गिरोह बनाकर अंजाम दिया करता था। डीएम के आदेश पर 1.5 करोड़ की 4 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने बताया है कि इस प्रकार की अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। दरअसल शातिर आरोपी वीरपाल सिंह पर 4 मुकदमे चल रहे थे और वो गैंगस्टर में वांछित चल रहा था, जिस पर हरदोई पुलिस की रिपोर्ट पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कुर्की के निर्देश जारी किए हैं। एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर सीओ बघौली और नायब तहसीलदार ने कुर्की की कार्रवाई की है। कृष्णपाल सिंह, निवासी ग्राम अड़ंग, थाना बघौली का वीरपाल नामक अभियुक्त है, जो कि आबकारी संबंधी अपराध करने में लिप्त था और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। इसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई द्वारा इसके 1 प्लॉट, 2 खेत और 1 वाहन सीज किया गया है, और जिसकी मार्केट कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। और ये कार्रवाई, जब्तीकरण की कार्रवाई सीओ बघौली और एसडीएम सदर के देखरेख में की गई। इन संपत्तियों का रिसीवर एसडीएम सदर को नियुक्त किया गया है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां थाना टीला मोड़ क्षेत्र के जंगल में 2 युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि हत्यारों ने दोनों युवकों की पहचान मिटाने के मकसद से हत्या करने के बाद उनके मुंह पर तेजाब डाल दिया। मृतकों की पहचान रिस्तल गांव के रहने वाले गौरव और दुर्गेश के रूप में हुई है। दरअसल गांव के लोगों का भी आरोप है कि इन दोनों युवकों की हत्या इलाके में चला रहे अवैध फैक्ट्री संचालकों के द्वारा की गई। अवैध फैक्ट्रियों के कारण इस इलाके में प्रदूषण फैल रहा है और इसीलिए इन दोनों युवकों ने इस इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्रियों का काफी विरोध भी किया था, जिसके कारण इन लोगों की हत्या की। हत्या के बाद से इलाके के लोगों में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज दिनांक 4/1/2023 को थाना टीला मोड़ क्षेत्र में गांव रिस्तल और गांव चिरौड़ी में शाम को 3 बजे पर 2 शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोनों की पहचान उनके परिवारजनों द्वारा गौरव कसाना, उम्र करीबन 25 वर्ष, और दुर्गेश कसाना, उम्र करीबन 25 वर्ष के रूप में की गई है। मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो दुर्गेश है मेरे ताऊ का लड़का है। मेरे को 2 तारीख में फोन आया ताऊ के लड़के का, छोटे वाले का, जय किशन का। उसने कहा भाई ऐसे दुर्गेश गायब है। तो उसने जब मेरे को बताया, मैंने वहाँ पे हमने सोचा 31 तारीख है, कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने चेकिंग में कहीं से भी गायब हो गए हों। मैंने पता करा, वहाँ पे नहीं था। फिर मैं इससे रेगुलर बात कर रहा था, तो आज दोपहर में इसका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे एक की बॉडी मिली है। तो मैं सीधा यहाँ पे आया तो पता चला दूसरे की बॉडी मिली है। और यहाँ पे पता चल रहा है दोनों एक ही गाँव के और एक ही परिवार के रहे, एक ही परिवार के दोनों। और यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ अवैध फैक्ट्री के द्वारा इनको मारा गया है। दोनों के मुंह पे तेजाब भी डाला गया है और चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। बॉडी से पता चल रहा है कि हाँ ये है। यूपी के बुलंदशहर में आपको बता दें कि पुलिस ने बीते 2 दिन
अलग अलग मुठभेड़ में 50,000 के 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया, जिस पर अब डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को जांच करने की जिम्मेवारी सौंपी है। इस मजिस्ट्रियल जांच में एनकाउंटर के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि एसएसपी के अनुरोध पर ही डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश जारी किया है। दरअसल जिले के थाना कोतवाली नगर और थाना पहासू क्षेत्र में अलग अलग 2 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी आशीष और अब्दुल गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है, ताकि एनकाउंटर की समस्त पहलुओं की जांच की जा सके और जांच रिपोर्ट 15 दिनों में देनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2/3 की रात में अलग अलग जगहों पे 2 बदमाशों के मुठभेड़ में मृत्यु हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर ने हमसे अनुरोध किया था कि इन दोनों घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। उनके पत्र के अनुक्रम में और सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के अनुक्रम में मैंने नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर श्री सत्यप्रकाश जी को दोनों घटनाओं की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया है और मैंने कहा है कि जो भी मुठभेड़ हुई है और उसके जितने भी पहलू हैं सबकी जांच करके जांच आख्या 15 दिवस में मुझे उपलब्ध कराएं। खबर जनपद चंदौली से है, जहां सदर मुख्यालय स्थित सकड़डीहा ओवरब्रिज के नीचे सांसद निधि से निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और काम करने वाली एजेंसी शुभमम नेशनल के कर्मियों ने न ऐसा किया है। विदित हो कि सांसद निधि से निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी शुभमम नेशनल एजेंसी को दी गई है। निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे अधिकारी बनारस में बैठे हैं और एक कर्मी के भरोसे पूरे निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निर्माण कार्य में 2M दर्जे की ईंट और घटिया सीमेंट मिश्रण का उपयोग किया जा रहा है। लोगों की शिकायत पर जब मौके पर सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम पहुंची तो एजेंसी के कर्मी जवाब देने से कतराते रहे, जबकि इस मार्ग से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का काफिला गुजरता रहता है, लेकिन निर्माणाधीन कार्य की सुध लेने वाला कोई नहीं। चंदौली सकरडी में ब्रिज के नीचे शौचालय बनाया गया है। डॉक्टर महेंद्र पांडे यहाँ सांसद है, उनकी निधि से ये शौचालय बनाया। कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाए और ये शौचालय गुणवत्तापूर्ण नहीं है और यहाँ पे जो ईंटें हैं वो 2 नंबर 3 नंबर लगाई जा रही है और जो इनकी धुलैया है वो 100 की धुलैया की जा रही है। और यहाँ पे एक संस्था के कर्मचारी है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, आज मैं यहीं पे रह के काम करा रहा हूँ। कैमरामैन से कहेंगे ये भी दिखाएं, ये भी लगभग बन के तैयार हो रहा है। और जब सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे के निधि से जब ये गलत तरीके से जो काम किया जा रहा है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। उनके जो विकास है, जो चंदौली विकास पुरुष उनको बोला जाता है, जब उनके सीट पे जब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो आगे जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे चंदौली जनपद में काम हो रहा है उस पर कितना भ्रष्टाचार होगा। कैमरामैन जितने के साथ जिला जनपद चंदौली। और चलिए अब खबर है यूपी के बरेली से, जहां आंवला में इलाज के दौरान महिला की मौत होने पर परिजनों ने निजी अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि गलत इलाज की वजह से महिला की जान गई है। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल स्टाफ की मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर परिवार को शांत कराया और इसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। दरअसल आंवला के मोहल्ला खेड़ा का कांति ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी पत्नी रिंकी ने निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। परिजनों का कहना है कि जन्म के समय जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे और इलाज के दौरान रिंकी की मौत हो गई। सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल के बाहर पहुंचे और जमा हो गए। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से रिंकी की मौत हुई है। हंगामा बढ़ता देख डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों और संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि आज भी ये अस्पताल चल रहा है। संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र या कोई शिकायत किसी ने अभी की नहीं है। आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से इसको संज्ञान में लेते हुए जो वहाँ का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है उससे इसकी जांच कराएंगे और यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। और जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड में पंजीकृत नहीं है
उन्हें कदापि नहीं चलने दिया जाएगा, सबको सील किया जाएगा, कार्रवाई अलग से की जाएगी। आपने जनता के हित की बहुत अच्छी सी बात मुझे बताई है, इसको मेरे संज्ञान में लिया है। आपसे मैं अभी नोट कर लेता हूँ चीज को और आज ही मैं इसकी जांच कराता हूँ। यदि दोषी होंगे तो खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की जमीनी हकीकत को देखने के उद्देश्य से महोबा डीएम ने देर शाम सड़कों पर निकलकर जिला अस्पताल, रोडवेज और रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान भीषण शीतलहर से निजात दिलाने को लेकर डीएम ने गरीब, असहाय, निराश्रितों को कपड़े, कंबल वितरित कर सभी तहसीलों में अलाव और निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराए जाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि उत्तर भारत में बीते 2 दिनों से जबरदस्त शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ऐसी सर्द हवाओं से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस के अड्डे, आसपास ठहरने वाले लोगों को पर्याप्त भोजन, अलाव जलाने के साथ ही ठहरने की समुचित व्यवस्था करने के सख्त निर्देश जारी किए। साथ ही इस दौरान महोबा के प्रतिष्ठित होटलों का भी निरीक्षण किया गया। शेल्टर में एकदम भरा रहता है। शीतकालीन समय चल रहा है जिसमें ठंड बहुत तेजी से पड़ रही है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पूरा निर्देश है कि सब जगह निरीक्षण किया जाए, व्यवस्थाएं आवश्यक सुनिश्चित की जाएं। उस परिप्रेक्ष्य में स्टेशन, रोडवेज, स्वास्थ्य यहाँ पर देखा गया और स्वास्थ्य जहाँ पर किसी व्यक्ति के पास कंबल की आवश्यकता थी, लगता था, तो उनको कंबल वितरित किए गए। जो शेल्टर हाउस हैं उसके अंदर जो है, जो शेल्टर होम है, उसमें उनको भेजने के लिए कुछ व्यक्ति थे, उनको निर्देशित किया गया, भिजवाया गया। साथ में रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी देखी उसके लिए बताया गया, जिससे कल की यहाँ व्यवस्थाएं, दुकानदारों का एक कूड़ा है उसको सुनिश्चित कराएंगे खुद ही, वरना जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। और इस परिप्रेक्ष्य में शहर के अंदर जो दूसरी शांति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में है, उस चीज़ के लिए संबंध में भ्रमण किया गया। यूपी के मथुरा में 8 साल के मासूम के साथ घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम की छोटी बहन के शोर मचाने पर लोग वहां पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मासूम अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी। आरोपी मौका पाकर घर में घुसा और बच्ची के साथ मारपीट की। इसके बाद कमरा बंद करके उसने दुष्कर्म किया और छोटी बहन ने जब शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी भी पिटाई कर डाली। उसके चिल्लाने की जो आवाज़ है उसको सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद बच्ची को मेडिकल के अस्पताल भेज दिया है। बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है और उसके शरीर पर कई जगह कट लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जमुना पार पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही मुख्य अभियुक्त सतीश को गिरफ्तार किया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है और इसमें अग्रिम विवेचना जारी है। किस तरह का मामला था? एक नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल से चरस लेकर भारतीय सीमा में दाखिल हुई महिला को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने दबोच लिया। आरोपित के पास से 5 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महिला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर से है, जहां एसएसबी के जवानों ने चेकिंग के दौरान 2 करोड़ रुपए की नेपाली चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। दरअसल पकड़ी गई महिला चरस को लेकर हिमाचल प्रदेश जाने वाली थी। एसएसबी ने बरामद चरस और महिला को रुपईडीहा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने चरस को सीज कर पकड़ी गई महिला को न्यायालय भेज दिया है। सीतापुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई है। बसपा नेता की हत्या में पुलिस ने आरोपी को उठाया था। बुधवार देर रात परिजनों को युवक की मौत की खबर मिली। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से बेटे की मौत हुई है। ये मामला पिसावा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव का बताया जा रहा है। वहीं एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि बसपा नेता की हत्या में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें राजू नाम का जो व्यक्ति है वो भी शामिल था। पुलिस टीम राजू को हिरासत में लेकर थाने ला रही थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसके बाद उसको आनंद फानंद में पुलिसकर्मियों ने CSC में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर्स ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
जो मुलजिम थे उन्हें बुलाने के लिए कि थाने में इंट्रोगेशन हो जाए उनसे, एक्चुअली क्या मामला पूरा जानकारी उनकी हो जाए। और इसी बीच में ये राजू पुत्र हरदयाल गांव पे घर पे अपने मिले, इनको थाने गाड़ी उठा के इनको ला रहे थे वो, और गांव से निकलते ही इन्होंने बताया कि मुझे उल्टी और खांसी की शिकायत हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द सीने में हो रहा है। तत्काल इनको ले करके CHC पे गए और CHC पे डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और बताया कि इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इनको तत्काल रेफर किया जिला अस्पताल के लिए। तो SSI और उनकी टीम थाने पर ना आके सीधे वहीं से ले आकर के इनको रेफ़र करा लिया और चले गए जिला अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए। अभी मैं भी आपके साथ अस्पताल में आया हूं। डॉक्टर्स ने कहा कि चूँकि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और उसकी रास्ते। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से करेरा दुर्ग की भूमि को हथियाने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के द्वारा प्रकरण आदेश द्वारा किले में बनी हुई मस्जिद के नाम पर लगभग 10,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर सभी नियमों को ताक पर रखते हुए अपना मालिकाना हक दर्ज करा लिया है। गौरतलब है कि करेरा दुर्ग मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची में सरल क्रमांक 78 पर दर्ज है। राजस्व विभाग के अधिकारियों से जब इस मुद्दे पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधते नजर आए। राजस्थान के छाबड़ा में सनातन धर्म प्रेमी और छबड़ा क्षेत्र के रामधाम आश्रम और सनातन धर्म स्वावलंबियों ने सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि धार्मिक स्थल रामधाम मंदिर आश्रम परिसर में बने मंदिर को तोड़ा गया था, जिसको लेकर छाबड़ा ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और सांसद सिंह से आश्रम कमेटी को न्याय का आश्वासन दिया। तो वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन इस पर संज्ञान ले। आपको सुनाते हैं लोगों ने और महाराज जी ने क्या कुछ कहा। कल हमारे माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी छबड़ा प्रवास पर थे। मैं बीच में जो भी किसान आंदोलन अपने यहाँ चल रहा था उसके बारे में उनको अवगत कराया था। रामधाम मंदिर ही हमारी आस्था का केंद्र है और इसका विकास आस्था के केंद्र के रूप में ही किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज की तारीफ करता हूँ कि जिन्होंने जहाँ भी कभी धर्म को हानि हुई है और जहाँ भी धर्म का अगर आँच आई है उस पर सुदर्शन हमेशा आगे रहता है। मैं उसके लिए सुदर्शन न्यूज और संवाददाता एवं सुरेश जी चौहान एवं पंकज जी त्रिवेदी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो धर्म के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धार्मिक स्थिति के है संत महात्मा है कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यही निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ की जो भूमि है वो वापस की जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का निर्माण अगर किया जाना है विकास के उद्देश्य से तो किसी अन्य जमीन पर किया जाना चाहिए। रामधाम मंदिर जो हमको जानकारी मिली है वो 50 साल पुराना वहाँ पे रामधाम मंदिर बना हुआ था। हम नहीं चाहते कि रामधाम की जगह पर किसी का अतिक्रमण हो, वो टूटा जाए। और इन नेताओं ने वहाँ पर जाकर JCB चला दी, तार फेस्टिंग करा दी। इसका हम गाँव वासी और हिंदू नेता घोर विरोध। मध्य प्रदेश के परासिया में जैन समाज के नेतृत्व में संयुक्त समाज ने मिलकर रैली निकाली है। वहीं नारे लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से निवेदन किया कि पवित्र तीर्थ शिखर को पर्यटन न बनाया जाए, क्योंकि पर्यटन बनाने से असामाजिक लोगों का आना जाना आरंभ हो जाएगा, जिससे आगामी समय पर अवैध गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। ये पवित्र शिखर जी जैन समाज का तीर्थ स्थल है। इनको पर्यटन स्थल बचाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं। हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए, इसीलिए पर्यटन बनाने से रोका जाए। हमारा सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है कि हम किसी के धार्मिक मामले में बीच में नहीं आते, तो हमारे पवित्र स्थल को क्यों ऐसा हस्तक्षेप किया जा रहा है, हम जैनों की आस्था को क्यों रौंदा जा रहा है। बस इतनी से ही हम लोगों ने अपना कभी अधिकार नहीं मांगा, लेकिन आज सम्मेद शिखर की बात है तो हम सब जैन एक होकर लड़ेंगे जब तक सम्मेद शिखर नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा सम्मेद शिखर हमें वापस मिल जाए बस। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।